कि आप स्कूल के बाद में कोचिंग सुपर 30 जो कोचिंग आपने बात करा है वही कोचिंग है जो आनंद कुमार जिन पर मूवी बना है ऋतिक रोशन ने जिनने एक्टिंग करा है। आपका वेदांता में भी आपने कुछ टाइम काम करा, फिर शायद एनटीपीसी में भी काम करा। इन सब को छोड़कर एक कोल इंडिया ज्वाइन करने का मेन रीजन आपको क्या दिखता है? क्यों आपने कोल इंडिया ज्वाइन करा? एनटीपीसी भी तो महारत्ना कंपनी था। एनसीएल में जो ओपन कास्ट में आपने कुछ टाइम जो काम करा और अभी जो ईसीएल में अंडरग्राउंड में है, तो क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट में? तो जैसा कि आपने बताया कि अभी आप डेप्यूटेशन पीरियड में हैं, अभी आपको अंडरग्राउंड में भेजा गया है, ईसीएल में भेजा गया है। ये डेप्यूटेशन पीरियड होता क्या है? क्यों बेसिकली ओपन कास्ट वाले को अंडरग्राउंड में ऐसे जॉब के लिए या डेप्यूटेशन के लिए भेजना पड़ता है? लेकिन ऐसा क्या था जिन्होंने आपको मोटिवेट करा कि भाई नहीं ठीक है 7 सेमेस्टर में आ गया वो गेट के लिए पढ़ना चाहिए? गेट के लिए आपका क्या ऐसा इनर मोटिवेशन था? किसी भी सर इंजीनियर का सपना होता है कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने, क्योंकि सर ये अपने आप में एंट्री लेवल पर सर सबसे बड़ी पोजीशन होती है। कोई ठीक है भाई, आप प्राइवेट कॉलेजेस में हैं या किसी ऐसे कॉलेजेस में हैं, आपका पढ़ाई एकदम ही खत्म रहा है, आप ले दे करके कोल इंडिया में भी पहुंच जाते हैं तो आपका पास्ट का सारा पाप धुल जाता है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है अंकित कुमार, जो कि एनआईटी राउरकेला के पास आउट है, जिनका गेट 2023 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 13 लगा था। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अंकित कुमार के बारे में जानेंगे कि एनआईटी राउरकेला से कोल इंडिया तक पहुंचने तक का इनका सफर कैसा रहा है, और बीच में आया पड़ाव वेदांता, एनटीपीसी और दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अंकित, आपका माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अंकित, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानूंगा कि आप ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सर जैसा कि आप बताएं सर, मेरा नाम अंकित है सर, और मैं सर बिहार राज्य के सर गया जिले के कोंच प्रखंड के ददरेजी गांव के सर मैं निवासी हूं। हमने सर अपनी 10th तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने निजी स्थान टिकारी से ज्ञान भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सर हमने प्राप्त की थी। उसके बाद सर हमारा सिलेक्शन बिहार में एक कोचिंग संस्थान है जो बिहार के पूर्व डीजीपी श्री अभयानंद सर जी के द्वारा संचालित है, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया था। वहाँ से सर हमने जेई की तैयारी करी और पहली बारी में सर हमें सफलता तो नहीं मिली, बट हमने फिर वेस्ट बंगाल जेई के माध्यम से सर हमें एक आईईएम नाम के कॉलेज के कंप्यूटर साइंस में हमें एडमिशन मिला था कोलकाता में। बट सर मेरा मन कंप्यूटर साइंस से बहुत ज़्यादा लगा नहीं, तो हमने 6 महीने के अंदर हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमें कॉलेज को स्विच करना चाहिए। तो हमने फिर से जेई लिखा और सर इस बार हमें एनआईटी राउरकेला में सर माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। तो ये था सर हमारे गांव से एनआईटी राउरकेला तक के पहुंचने का सर सफ़र। ओके, तो उसके बाद का सफ़र तो हम देख ही चुके हैं। एनआईटी राउरकेला में रहते हुए आपने जो फाइनल ईयर में रहते हुए आपने ऑल इंडिया रैंक 13 हासिल करा और उसके बाद में अभी आप कोल इंडिया में हैं। ठीक है अंकित, आपने जो बताया कि आप स्कूल के बाद में कोचिंग सुपर 30 जो कोचिंग आपने बात करा है वही कोचिंग है जो आनंद कुमार जिन पर मूवी बना है ऋतिक रोशन ने जिनने एक्टिंग करा है, कोई दूसरा है? ये कोचिंग सर वर्ष 2000 के लगभग में सर शुरू की गई थी, जिसमें दोनों के सामूहिक प्रयास से, जैसा सर हमें विकिपीडिया या अन्य जगह से प्रतीत होता है और जैसा हमने सुना है सर। और उसके बाद कुछ मतभेद के कारण आनंद सर और अभयानंद सर अलग हो गए और उसका दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते पे निकले। उसके बाद सर दोनों कोचिंग वहाँ से अलग हो गई, बट हमारी सिलेक्शन सर अभयानंद सुपर 30 में हुई थी, जिसमें सर अभयानंद सर जो बिहार के पूर्व डीजीपी थे वो खुद ही आकर फिजिक्स की क्लास लेते थे और मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए सर अलग अलग सर वहाँ शिक्षक थे जो तैयारी करवाते थे जेई के लिए। ओके, तो बेसिकली काफ़ी अच्छे लोगों से आपने पढ़ा है, तो पढ़ाई के दौरान आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं आगे चल के आईएएस या आईपीएस बनूं? मतलब उस तरफ रुझान नहीं गया? माइनिंग की तरफ रुझान आने का क्या कारण हो सकता है? सर सच कहे तो मतलब वहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जो यूपीएससी क्रैक करके हमारे मतलब हमें गाइडेंस देने वहाँ आते थे और हमें उनसे मिलकर अच्छा भी लगता था कि हाँ आगे चल के हम भी इसी फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन जेई की सर जो रैंक आई उस रैंक के हिसाब से हमें सर उसमें माइनिंग ही मिली थी। उसके अलावा हमें एनआईटी अगरतला में सर हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्राप्त हुई थी, बट एनआईटी राउरकेला के माइनिंग को सर हमने प्रेफरेंस दिया और हम स्पेशल राउंड में एनआईटी राउरकेला में एडमिशन लिए। और मेरे गांव के आसपास के भी कुछ लोगों का प्रभाव मेरे पर रहा, जैसे मेरे एक मामा हैं वो जिला खनन पदाधिकारी थे, तो उनसे थोड़ा माइनिंग के बारे में जानकारी मिलती थी। इनके अलावा मेरे ही पास के एक हैं वो सर आईआईटी खड़गपुर से वो माइनिंग में बीटेक किए थे, बाद उन्होंने यूपीएससी में रैंक 9 हासिल करी और अभी सर वो डीसी हैं। तो वहाँ से भी सर हमें लगा कि मतलब माइनिंग में रह के भी इन सब फील्डों को एक्सप्लोर किया जा सकता है।
तो माइनिंग में रहने से सर हमें एक अच्छा बैकअप मिल जाएगा, एक अच्छी नौकरी की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सर हमें एज ए बैकअप माइनिंग हमें बहुत अच्छा लगा। और शुरू से हमें सर फील्ड जॉब पसंद थी, जहाँ हम फील्ड में जाके कुछ काम करें, कुछ अपने स्किल्स को सर हम एग्जीक्यूट कर पाए। तो हमें लगा कि माइनिंग में रह के हमें वो अवसर प्राप्त हो सकता है, और सर उसके लिए कोल इंडिया हमें सबसे बेहतर जगह लगती थी। तो ये भी एक कारण था सर। ओके, तो आपका जो ग्रेजुएशन ईयर है कौन सी ईयर में आप पास आउट हुए हैं? कौन सी ईयर पे आपका एडमिशन हुआ? सर कौन सी ईयर में पास आउट? 2019 में सर हमारा एडमिशन हुआ सर, और 2023 में सर हम ग्रेजुएट हुए NIT राउरकेला से। 2019 में यदि आपका एडमिशन हुआ है, मतलब वही एक काल था जब से कोरोना स्टार्ट हुआ। मेरे ख्याल से 2019 के लास्ट दिसंबर में ही तो कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो कैसा आपका कॉलेज लाइफ रहा है? सर हम जैसे ही कॉलेज में गए तो फर्स्ट ईयर तो सर सबका सेम ही होता है, सारे ब्रांचेज का वो सेम ही होता है। और सेकंड सेमेस्टर में सर पहुंचते ही हमें लॉकडाउन मिल गया और हम घर चले गए। उसके बाद जब हम वापस लौटे तो 6th सेमेस्टर लास्ट हो रहा था। तो ऑलमोस्ट माइनिंग की सर जितनी कोर्सेज थी, जितने सब्जेक्ट्स थे, सारे हमने लॉकडाउन में ही बिताए। क्योंकि सर जैसे हम 6th सेमेस्टर का लास्ट में पहुंचे, वहाँ से सर प्लेसमेंट प्रेशर शुरू हो गया। तो फिर हम प्लेसमेंट में जुट गए। तो जितनी माइनिंग की पढ़ाई थी हमने लॉकडाउन ही करी। और वो तो सर डिजिटल, आप कहें डिजिटल माध्यम इतना हावी हो गया कि हमें अच्छे कोचिंग और अच्छे प्लेटफॉर्म हमें मिले, जहाँ से सर हमारा फ्यूचर बेहतर हुआ। सच कहे तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने अच्छे से हमें मिल नहीं पाता तो, और माइनिंग में सर रिसोर्सेज ऐसे ही कम है, गिने चुने लोग हैं सर जहाँ माइनिंग के रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सर रिलायबल सोर्सेज को ढूंढना, हमें सर पता नहीं होता कहाँ रिलाय करें। तो उस मुश्किल घड़ी में सर हमें माइनिंग ज्ञान का सहारा मिला। नहीं, एक्चुअली माइनिंग ज्ञान का जन्म ही कोविड काल में हुआ था, जहाँ लोगों के पास रिसोर्स की कमी थी, कॉलेजेस बंद थे, घर में लोग बंद थे, हम भी घर में बंद थे, कुछ काम नहीं था तो चलो यही कर लेते हैं। तो अच्छा है। तो बेसिकली जैसा आप बता रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में लॉकडाउन लगा और 6th सेमेस्टर में आप डायरेक्टली आए, तो आपका पूरा माइनिंग का जो कोर्स है बोल लो या सब्जेक्ट्स है सारे तो निकल गए। और आप जिस स्थिति में, कहने के लिए आपका NIT राउरकेला है, जेई में अच्छा रैंक ला करके आप वहाँ पहुँचे, लेकिन लॉकडाउन में जो पढ़ा है, IIT का बंदा हो, चाहे NIT का बंदा हो, चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज का बंदा हो, सबका स्थिति सेम था। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, पता चलता है, जिससे भी मैं बात करता हूँ, एग्ज़ाम फर्जीवाड़ा टाइप का सबने लिखा। कोई ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ करके या डेडिकेटेड होकर के, बिना टीचर के, बिना क्लासेस के, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में भी कैसे एग्ज़ाम देना है वो सबको पता है। तो जो आपने करा, फिर लास्ट ईयर में जो भी करा, और लास्ट ईयर में पढ़ करके ऑल इंडिया रैंक 13 लाया। तो यहाँ पे जो बच्चे बोलते हैं कि सर आप NIT वालों से बात करते हैं, IIT वालों से बात करते हैं, जो रैंक आता है आपके यहाँ से NIT और IIT से आता है, तो बेसिकली यहाँ पे उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि IIT और NIT का जो एक्स्ट्रा वेटेज है तब मिलता है जब आप वहाँ पढ़ते हैं। अगर आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, क्लास बंद है, तो बंद दरवाजे या बंद कॉलेज के अंदर में NIT वाला और प्राइवेट कॉलेज वाला दोनों सेम होता है। उनको भी उसी किताब से जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसे उनको भी पढ़ना पड़ता है। अच्छा है अंकित, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ठीक है कि जैसा आपने बताया कि आपका एक लंबा काल, लगभग आप सेकंड सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर तक, मतलब आपके कॉलेज का 80% टाइम तो घर में बीता, जैसे तैसे बीता। लेकिन ऐसा क्या था जिन्होंने आपको मोटिवेट करा कि भाई नहीं ठीक है 7th सेमेस्टर में आ गया वो गेट के लिए पढ़ना चाहिए? गेट के लिए आपका क्या ऐसा इनर मोटिवेशन था? सर हमारे कॉलेज में सर एक मेंटर थे सर, उनका नाम नितेश परिहार था सर। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। जब सर हम उनसे बातें करें, उनका भी सर रैंक 48 रहा था गेट में। तो उन्होंने मेरे को बड़ा सिंपल चीज़ समझाई कि सर यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने का सर 2 ही रास्ता है। अगर आपको सर मिनिस्ट्री में सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना है तो सर आपको UPSC IES देना होगा, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो है सर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। और अगर सर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी मिनिस्ट्री के अंदर किसी कंपनी में सर अगर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना है तो सर आपको गेट देना होगा। और लकीली सर जो हमारा माइनिंग ब्रांच है सर वो IES में लिस्टेड नहीं है। तो जब IES का एग्जाम देने जाएंगे सर तो हमें या तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC, इन्हीं 4 में से सर किसी एक को चुन के सर हमें वहाँ जाना होगा। तो हमें लगा कि अगर हम एग्जीक्यूटिव किसी भी सर इंजीनियर का सपना होता है कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने, क्योंकि सर ये अपने आप में एंट्री लेवल पर सर सबसे बड़ी पोजीशन होती है। चाहे आप PSU में हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हो, या स्टेट लिस्टेड किसी भी कंपनी में हो। और सर ये मौका सर हमें गेट के माध्यम से मिल रही थी। और हमें एक ही नहीं, बहुत जगह मिलती थी। हम NTPC जा सकते थे, हम कोल इंडिया आ सकते थे, सेल वगैरह, NMDC सर NMDC थी। तो मल्टीपल ऑप्शंस थे हमारे पास। तो हमें लगा कि अगर गेट की तैयारी अगर हम करें
तो उससे हमें 2-3 फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा होगा कि हम सर ये किसी जो बड़े महारत्ना पीएसयू है, नवरत्ना पीएसयू है, उसमें हम सर एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस्टेब्लिश करें खुद को। सेकंड ऑप्शन था सर कि हमारे टाइम में नीति बॉम्बे जो आईएम बॉम्बे बना, उसका भी सर ऑफर लेटर था हमारे पास कि मतलब वो भी गेट के ही थ्रू ले रही थी 2023 तक। तो एक था कि अगर आपको अपना पूरा कैडर ही चेंज करना है, आपको माइनिंग से कॉरपोरेट में जाना है, तो सर एक मतलब बहुत सुनहरा अवसर था कि आप आईएएम से पढ़े और अपना कैडर ही चेंज कर लें। तीसरा था सर कि गेट के माध्यम से आप किसी भी आईआईटी में जाकर सर आप मास्टर डिग्री कर सकते थे। वहाँ भी सर अपना आप डिसिप्लिन आप चेंज कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल में जा सकते हैं। अदर ब्रांचेज भी हैं सर वहाँ जहाँ आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो हमें लगा कि ये एक एग्ज़ाम हमें सर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो क्यों ना इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। और जो सबसे मेन बेनिफिट थी सर आईआईटी एनआईटी का महत्व सर, सबसे मेन महत्व जो सबसे इम्पोर्टेंस आईआईटी एनआईटी के सर वो ये है कि वहाँ बहुत सारी कंपनी आपको प्लेसमेंट देने आएंगी। तो सर प्लेसमेंट देने आएंगी तो आपको प्लेसमेंट लेने के लिए आपको कोर नॉलेज होना चाहिए सर माइनिंग का। और सर हम जब गेट की तैयारी करेंगे तब तो हमें कुछ माइनिंग की, अगर मेरे जैसा बच्चा है सर जिसको माइनिंग का नॉलेज नहीं है, उसने लॉकडाउन ऐसे घर में मजाक मजाक में बिता दिया, अब सर उसको कुछ नॉलेज रखना है माइनिंग का, तो हमें लगा कि चलो गेट के सहारे कुछ तो थ्योरी नॉलेज होगा, कुछ न्यूमेरिकल नॉलेज होगा, कुछ तो नॉलेज होगा माइनिंग का, सो दैट कि आई कैन सिट इन प्लेसमेंट। और सर लकीली मीन्स मेरा किस्मत अच्छा रहा या फिर हमने सही सोर्स का चयन किया, जो भी रहा सर। हम अपने कॉलेज में सर अपने सेक्शन मतलब अपना जो 23 का जो माइनिंग का बैच था, मीन्स वन ऑफ दी मतलब हाईएस्ट गेट रैंकर भी रहे, और हाईएस्ट जो पैकेज था माइनिंग का वो भी मुझे ही मिला, जो वेदांता में मिला सर हमें। तो अच्छा, आई वॉज लकी एनफ सर। सो ओके ओके। तो हमें सर ये लगा कि मतलब सिंगल प्रिपरेशन के मल्टीपल फ़ायदे हैं, तो क्यों नहीं इसी को पूरी एनर्जी के साथ किया जाए। 4 महीना 5 महीना 6 महीना जो भी टाइम है सर हमारे पास, अब सर पीछे 3.5 साल देख के फ़ायदा है नहीं, वो सर सोचने से वापस आएगा नहीं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट जो 6 महीना है, हम सर उसी में सर डबल मेहनत करें, 6 महीना में सर 12 महीने का मेहनत करें। तो हमारे पास सर एक यही ऑप्शन था लास्ट को अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। वरना सर अगर एनआईटी से हम अनप्लेस्ड होकर घर जाते, बिना गेट रैंक के घर जाते, तो वहाँ भी मल्टीपल क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं, और एक सक्सेस है सारे क्वेश्चन को सर बंद कर दिया। मेरे से किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करा तुम कितना पढ़े ना पढ़े, किसी चीज़ का सर कोई स्कोप ही नहीं रहा उसके बाद। एग्जैक्टली बेसिकली आपका पास्ट का कोविड के कारण बर्बाद हुआ या जिस भी कारण से बर्बाद हुआ, लास्ट के 6 महीने में आपने इतना दम लग, जो जनरली मैं भी वीडियो में बोलता हूँ कि आपने पिछले 24 साल 25 साल में जितने भी पाप करे होंगे, लास्ट के 1 साल लास्ट के 1-6 महीने जी जान लगा कर पढ़ाई कर लीजिए, फिर कोई नहीं पूछेगा कि लास्ट के 25 साल में आपने क्या करा, कि स्कूल टाइम में आप कैसे थे, कॉलेज टाइम में आप कैसे थे। आपका जो सामने दिखेगा वो अभी करंट का रिजल्ट दिखेगा। और माइनिंग वालों के लिए नो डाउट अभी भी, जैसा आपका 13th रैंक था, आप कहीं भी जा सक रहे थे, और 13th रैंक में आप जिस सब्सिडरी में आप ज्वाइन करना चाहे कर सकते थे। लेकिन किसी का लेट सपोज 250 रैंक या 300 रैंक या 350 रैंक है, वो भी अगर कोल इंडिया में आता है, दोनों को मिलना सेम है पोस्ट है, कि अगर आपको एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करने का मौका मिला, उसको भी वही पोस्ट मिलेगा, आपको जो सैलरी मिलना है उसको भी वही सैलरी मिलेगा। कोई ठीक है भाई, आप प्राइवेट कॉलेजेस में हैं या किसी ऐसे कॉलेजेस में हैं, आपका पढ़ाई एकदम ही खत्म रहा है, आप ले दे करके कोल इंडिया में भी पहुंच जाते हैं, तो आपका पास्ट का सारा पाप धुल जाता है। और आपने वो काम करा कि लास्ट के 6 महीना, और ठीक है आपको रिसोर्स भी सही सलामत मिल गया कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन, बिकॉज रिसोर्स आपको करता कुछ नहीं है, आपका सक्सेस के पीछे 80-90% कंट्रीब्यूशन आपका खुद का रहता है, लेकिन रिसोर्स इतना कर देता है, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ये काम आपको करके दे देता है। तो वैसे में आपको एक ठीक ठाक माहौल पढ़ाई का मिल गया। सर सही रिसोर्सेज का सर फायदा होता है सर ना, कि उस लिमिटेड जगह पे हम सर पूरी एनर्जी को फोकस करते हैं। अगर सर सही रिसोर्स ना मिले तो सर हमारी एनर्जी डाइवर्सिफाई हो जाती है, तो हम उन चीज़ों को पढ़ने में भी टाइम वेस्ट करते हैं जहाँ से सर मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिलना है। तो सर माइनिंग ज्ञान से सर हमें ये तो बहुत फायदा हुआ कि हमें पता चला कि कौन से, चूँकि यहाँ पर डे सर जो टेस्ट होते हैं उसके यूट्यूब पे सॉल्यूशंस आते हैं, और सर हमें इलाबोरेटली सर आपके थ्रू या आपके जितने भी सर स्टाफ्स हैं सर, वो भी सर मल्टीपल सर तो हैं जो खुद ही टैलेंटेड हैं सर, तो वो हमें बताते हैं कि आपको कहाँ स्कोर करना है, वेटेज कहाँ ज़्यादा है। अगर आपके पास सर टाइम कम है तो आप इन पोर्शन को टारगेट कीजिए, यहाँ आपके सर वेटेज हाई वेटेज है। तो सर हमें तो सर रैंक चाहिए, हमें सर 100 में 100 लाना नहीं है, हमें 60-70 अगर हम सर पहुँच गए तो हम टॉप करने की कैटेगरी में आ गए हैं। तो मेरे को सर क्या, अगर मेरे पास 6 महीने का टाइम है सर, मेरे पास 8 महीने का टाइम है, तो हम मास एरिया को सर फोकस करेंगे जहाँ पे मास क्वेश्चंस आते हैं सर। सो ये लिमिटेड रिसोर्सेज का सर ये बेनिफिट मिला मुझे।
आप बेसिकली जिन स्टाफ या जिन फैकल्टी मेंबर्स की बात कर रहे हैं उन फैकल्टी मेंबर्स में एक लंबा क्रू एनआईटी राउर के लग है। चाहे अमृतेश सर की बात करें जिनका गेट 2021 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 3 था, 22 में 14 था। फिर देवाशीष सर की बात करें जिनका 22 में ऑल इंडिया रैंक 2 था। फिर सुब्रजीत सर की बात करें जिनका सेकंड रैंक था। साक्षी मैम भी पढ़ाई है जिनका 32 रैंक था। तो माइनिंग ज्ञान में जुड़े हुए जो फैकल्टी मेंबर्स है उसमें एक लंबा चौड़ा जो फैकल्टी मेंबर्स है वो एनआईटी राउरकेला से ही बिलोंग करते हैं। और हमारे कोचिंग के सबसे अच्छे जो फैकल्टी मेंबर्स हुए हैं आपके कॉलेज से आते हैं। तो माइनिंग ज्ञान को बनाने में, माइनिंग ज्ञान को अच्छा कहलाने में, जो हमारा जो नाम बना है उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके कॉलेज का है बोल सकते हैं। एक और सवाल ऐसे ही आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे जहां तक दिखता है बाकी कॉलेज से एक अलग पहचान एनआईटी राउरकेला बनाता है। जैसे एनआईटी एक रायपुर भी है, बाकी फिर आईआईटी बीएचयू है, आईआईटी खड़गपुर है। मैं देख रहा हूँ कि एनआईटी राउरकेला लगातार बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मैं देख रहा हूँ काफी रैंक, जिस इस साल का जो गेट 2023 एग्जाम है उसमें विशाल जिसका जो कि 3rd ईयर का बच्चा है उन्होंने 21 रैंक लाया है। आपके कॉलेज में इतने रैंकर्स प्रोड्यूस होने के क्या आपको रीजन दिखते हैं? क्या ऐसा है कॉलेज के अंदर में जो इतना मशीन की तरह इतने रैंकर्स या टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं? अभी यूपीएससी का शायद 2nd रैंकर या 3rd रैंकर आपके कॉलेज से है। सर प्रधान साहब, अनिमेश प्रधान साहब सर। 1st रैंक आया क्या उनका? नहीं, 2nd रैंक सर। 2nd रैंक आया, तो वो भी आपके कॉलेज। तो ये क्या ऐसा रीजन है, क्या कारण है कि आपके कॉलेज से यूपीएससी में भी रैंकर्स आ रहे हैं और उसके अलावा गेट में भी रैंकर्स आ रहे हैं? सर आई विल स्टिक टू द स्पेसिफिक फॉर द सर माइनिंग डोमेन। मैं सर माइनिंग डोमेन की बात करूंगा। जिस तरह से सर माइनिंग की सर कोचिंग फ्रेटर्निटी में या कोचिंग सेक्टर में सर माइनिंग ज्ञान अपना एक नाम स्थापित किया है सर, उसी प्रकार सर चाहे वो तमिलनाडु का सर कोई आदमी प्रिपरेशन करे या बिहार का करे या सर नॉर्थ ईस्ट का करे, माइनिंग में सर एक बुक सारे लोग जानते हैं, वो है ए के गोरई। और सर लकीली सर ए के गोरई हमारे ही कॉलेज में सर प्रोफेसर है, हमारे टाइम में एचओडी रहे हैं सर। तो जब हम भी जाने तो सर ए के गोरई का नाम हम लोग सर जानते थे, बट जब उनको देखे जाने अच्छा ये वही गोरई साहब है जिनकी किताब हम पढ़ते हैं, तो सर एक काइंड ऑफ एनर्जी है सर जब गोरई साहब आते हैं। या फिर अदर प्रोफेसर सर एम के मिश्रा साहब सर हमारे जो रॉक मैकेनिक्स के प्रोफेसर हैं सर, दे आर लाइक वेरी स्पेसिफिक सर। वो आपको सर इतनी चीज़ें बता देंगे सर। एक अगर आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट करें सर तो गेट प्रिपरेशन 70% 80% सर आपका डन है। आपको सिर्फ ब्रशअप चाहिए, एक आपको अच्छा कोचिंग चाहिए जहाँ आप अपने नॉलेज को ब्रशअप कर पाएँ। आप चूँकि सर कॉलेज का जो सर सेमेस्टर का सिलेबस होता है वो गेट से थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ होता है, तो आपको वहाँ भटकना नहीं है। आपको सेमेस्टर में सर यू शुड हैव गुड CGPA। आई एम नॉट सेइंग कि आप 5 रखो 6 रखो, मेरे कम थे, दैट डजंट मीन कि आपके कम रहेंगे तो आपके भी अच्छे रैंक आ जाएंगे। तो सर थोड़ा गेट ओरिएंटेड सर वहाँ माहौल है सर। हर बच्चा वहाँ 4th ईयर में आने के बाद उसको लगता है कि हाँ, चूँकि सर कोल इंडिया में आना सर किसी माइनिंग इंजीनियर का सर ड्रीम होता है कि हम महारत्ना PSU है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक कंपनी में, एक महारत्ना कंपनी में आके सर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना है आपको सर। तो आपको सर फील होना चाहिए कि हम बनेंगे तो मेरे को क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो सर जब अपने सीनियर्स को देखते हैं सर जो कोल इंडिया में पोस्टेड हैं, जब उनके बारे में जानते हैं, फैसिलिटीज गिवन बाय द कोल इंडिया लिमिटेड अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, अदर एस्पेक्ट सर जो हमें सोसाइटी मिलती है, मीन्स हमारे सडन सर हमारा जो लेवल होता है वो अचानक से सर बूस्ट हो जाता है। एक समय में कोई नहीं पूछ रहा होता, एक समय में सर हर कोई पूछने लगता है। सो दीज आर द थिंग्स सर वी शुड फील। आप सर फील करेंगे तो आपको मेहनत करने में मजा आएगा। आपको पता होगा हम जो मेहनत कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। अगर आपको वो चीज़ पता है कि हाँ मेहनत करने से मेरे को ये पॉजिटिव्स हैं, ये मेरे को मिलेंगी, तो मेहनत करने में सर थोड़ा ज़्यादा आपको जुनून आएगा। तो हमारे सीनियर्स आते हैं जो विजिट करते हैं, वो हमें बताते भी हैं कुछ कुछ जो पहले से कोल इंडिया में पोस्टेड थे, NTPC में पोस्टेड थे या अदर जहाँ भी वो सर वो पोस्टेड थे। और हमारे प्रोफेसर सर काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो भी हमें सर गेट के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ये एक मेजर कारण रहा है सर एनआईटी राउरकेला में कि लगातार अब देखेंगे सर टॉप 100 में इतने बच्चे, जबकि सर हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है, 40 बच्चे की स्ट्रेंथ है सर हमारी बीटेक की एनआईटी राउरकेला में, जबकि एनआईटी रायपुर में सर 100 स्ट्रेंथ है, 89 80 स्ट्रेंथ है। सो 40 बच्चों में सर आप देखेंगे 20-25 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसमें 10 बच्चे टॉप 100 में आ रहे हैं। सो वी हैव मोर कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एनवायरनमेंट देयर फॉर द स्पेसिफिकली फॉर सर गेट। बेसिकली माहौल का ही फर्क है। फिर एक गोरई साहब है, उनका चेहरा ही काफी है मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। तो अच्छा है, अच्छा लगता है। मतलब बेसिकली हम जिस कॉलेज से आते हैं वहाँ उसको एक अलग जगह पे पहुँचते हुए या उनका अच्छा रिजल्ट देखते हुए हमको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है कि हमारे कॉलेज वाले एक अच्छे जगह में पहुँच रहे हैं। कोचिंग का भी वही हाल है कि जहाँ से आप पढ़े हैं, कि अगर माइनिंग ज्ञान से आप पास आउट है या माइनिंग ज्ञान के आप पढ़े हैं, तो अपने कोचिंग को बाद में एक अच्छी जगह पहुंचते हुए या वहाँ के बच्चों को और अच्छी जगह पहुंचते हुए देख करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है।
आप 2023 बैच वाले हैं, आपको 24 का भी रिजल्ट माइनिंग ज्ञान का पता होगा कि इस बार टॉप 10 में 6 रैंकर्स हमारे कोचिंग से है, टॉप 20 में 12 रैंकर्स हमारे कोचिंग से है, और फिर टॉप 100 में 60 से ज़्यादा रैंकर्स हैं, और टॉप 200 में 135 से ज़्यादा रैंकर्स हमारे कोचिंग से लगे हैं। तो ये सब सुन करके आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता होगा कि यही कोचिंग है जहाँ से मैंने पढ़ा था, जो एक अलग ही नाम और पहचान बना रहा है। मैंने जहाँ तक मुझे पता चला कि कई सारे अचीवमेंट्स हैं आपके, जो गेट में आपका रैंक आया, उस बीच में फिर शायद आप कॉलेज के टाइम पे या कैंपस में, जैसा भी आपका वेदांता में भी आपने कुछ टाइम काम करा, फिर शायद एनटीपीसी में भी काम करा। तो आप प्लीज़ मुझे तो उसे थोड़ा एलोबरेट कीजिए कि आप कॉलेज से पास आउट होने के बाद कहाँ कहाँ आपने काम करा, क्यों काम करा, कैसे काम करा, उसको थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल सर। सर हमारी सिर्फ प्लेसमेंट वेदांता में हुई थी। तो वेदांता में सर जो हमारा जो सीटीसी था सर, वो 16.45 का था जब कैंपस से सर हमें हायरिंग की गई थी। बट जैसे ही हमने सर वेदांता ज्वाइन करा तो वहाँ हमें 2.40 में 2.4 लाख सर हमें पैकेज और इन्हांस कर दिया गया यूजी अलाउंसेस के नाम पे सर। तो हमारी पैकेज हो गई इफेक्टिवली वहाँ जाके सर, वो हो गई 18.85। सो ये एक सर ह्यूज पैकेज था सर अपने आप में, जिसमें सर सिर्फ अब सर आपको पता ही है सर सीटीसी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऐसे हमें पैकेज वहाँ मिली। हमने वहाँ सर लगभग 2 महीने काम किए सर वेदांता में। ओके। और उसके बाद में सर हमारी एनटीपीसी कॉल लेटर आ गए ज्वाइन करने के लिए, जो रोजगार मेला लगा था सर। तो हमने वेदांता को रिजाइन कर दिया। तो हम फिर एनटीपीसी में सर मेडिकल करा के सर हमने 1 महीने का वहाँ एक्सटेंशन अप्लाई करा, तो हमें सर एक्सटेंशन ग्रांट हो गया। उसी बीच सर हमें जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत सर जो एक स्टेटूटरी बॉडी थी, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन सर, वहाँ हमें एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 ऑफिसर सर हमें ऑफर लेटर आ गया सर। वहाँ भी हमें वहाँ 10 बच्चों को लिया गया था सर। उस मेरिट में मेरी तीसरी स्थान थी। तो सर हमने डीवीसी में भी मेडिकल कराने गया सर, वहाँ भी हमने एक्सटेंशन अप्लाई करा 1 महीने की, क्योंकि सर मन में एक ड्रीम था कि कोल इंडिया ही ज्वाइन करना है। और हमारे समय सर कोल इंडिया की सर जो ज्वाइनिंग थी वो थोड़ी सर डिले हो रही थी। सो वी आर लाइक थोड़ा हम व्याकुल भी हो रहे थे कि क्या करें नहीं करें। एक्सटेंशन चूँकि एंड होगा 1 महीने के बाद, बट लकीली एक्सटेंशन एंड होने से सर 4-5 दिन पहले ही कोल इंडिया का हमें मेडिकल आ गया, मेडिकल डेट आ गया। तो सर हमने फाइनली कोल इंडिया मेडिकल करा के सर उन दोनों को एक्सटेंशन वैसे ही ड्रॉप कर दिया, और सर हमने कोल इंडिया ज्वाइन कर लिया 11 मार्च 2023 को सर। ओके, 11 मार्च को आपने कोल इंडिया ज्वाइन करा। मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो आपने वेदांता में 2 महीना जो बिताया, तो वहाँ का आपका कैसा एक्सपीरियंस था? कहाँ आपको पोस्टिंग दिया गया था? पोस्टिंग दिया भी गया था कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन था वो? सर एक वेदांता में सर जो पहले 1 और 2 वीक्स था सर, वो तो हमें एक यूनिवर्सिटी में सर उदयपुर में रखा गया था इंडक्शन के लिए। उसके बाद सर हमें जो माइंस एलोकेट हुआ था वो था सर रामपुरा अबूचा माइंस, जो सर वन ऑफ दी लाइक हाईएस्ट मैकेनाइज माइंस है सर वो मेटल का। तो वहाँ सर हमें डिपार्टमेंट भी एलोकेट हुआ था। वहाँ सर हमें जो डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ था वो हुआ था सर साउथ डेवलपमेंट। तो हमने प्रॉपर सर साउथ डेवलपमेंट जो हमारा जो डिपार्टमेंट, उसमें हमने सर नौकरी करी लगभग 15 दिन के आसपास। चूँकि बाकी जो 1 महीने का टाइम था सर, वो हमने वहाँ लैम्प हैंडलिंग और फर्स्ट एड जो हमारा कोर्स था वो कराया गया था 1 महीने का, 20-22 दिन का सर लगभग। तो हमने सर मुश्किल से 10 दिन ही हमने जॉब करी थी। और बस सर हमने नोटिस पीरियड ही सर्व करा था वहाँ। 1 महीना सर शुरू का था, 1 महीना नोटिस पीरियड का सर। अच्छा, तो कुछ खासा वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं। उसके बाद आपने एनटीपीसी में कितना टाइम काम करा? एनटीपीसी सर हमने 1 भी दिन काम नहीं करा सर। एनटीपीसी हमने एक्सटेंशन लिया था सिर्फ मेडिकल करा के। अच्छा, तो एनटीपीसी और दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसका बस ऑफर लेटर आया था, आपने ज्वाइन नहीं करा? ऑफर लेटर आया सर, हमने मेडिकल कराया और सर हमने एक्सटेंशन ले लिया। ज्वाइनिंग का डेट आया तो हमने एक्सटेंशन ले लिया कि मतलब वी विल ज्वाइन आफ्टर 1 मंथ और व्हाटएवर सर टाइम वी हैव अप्लाइड देयर। ओके, तो दिमाग में कहीं ना कहीं कोल इंडिया ही चल रहा था कि बोले हो गया ये सब, क्या ही ज्वाइन करना, कोल इंडिया तो हमारा इंतजार करे रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपका ये जो 3 आपने बताया, तीनों ही अच्छे कंपनी है। वेदांता पैकेज अच्छा खासा दे रहा था, प्राइवेट में सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनीज में से है। फिर उसके बाद एनटीपीसी है, फिर दामोदर वैली कॉरपोरेशन है जो कि डायरेक्ट सेंट्रल जो है गवर्नमेंट ऑपरेट करता है। इन सब को छोड़कर कोल इंडिया ज्वाइन करने का मेन रीजन आपको क्या दिखता है? क्यों आपने कोल इंडिया ज्वाइन करा? एनटीपीसी भी तो महारत्न कंपनी था सर। एनटीपीसी भी सर महारत्न कंपनी थी और दामोदर वैली तो सर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी, जहाँ में सर जो सैलरी भी ऑफर की गई थी वो पे कमीशन के थ्रू सर, जो भारत सरकार में सर जो हाईएस्ट है, जो लेवल 10 की जो पे कमीशन मिलती है सर 56,100 बेसिक वाली। तो जो हाईएस्ट आपको ऑफर की जा सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, हमें सर वो की गई थी उसमें। बट सर जब हम माइनिंग को सर बहुत डिटेल में देखते हैं सर,
तो हम देखते हैं कि अपन चाहे डीवीसी में हो या एनटीपीसी में हो सर, अपन का काम है माइनिंग करना, अपन माइनिंग इंजीनियर हैं, तो अपन को माइनिंग रिलेटेड वर्क ही देखना है सर। तो डीवीसी में सर सिर्फ एक ही माइंस थी सर, लातेहार में, झारखंड में, और एनटीपीसी के बाद पास भी सर कुछ गिने चुने माइंस थे। तो हमें लगा कि हम कहीं कुछ एरिया में लिमिटेड ना हो जाए, मतलब उसी एरिया में अपन लिमिट हो जाएंगे कि हाँ इन्हीं रिसोर्सेज पर अपने को काम करना है। बट सर हम कोल इंडिया में आते हैं सर, हमें यहाँ वेराइटी ऑफ माइंस मिलते हैं, कुछ मैकेनाइज है, कुछ सेमी मैकेनाइज है, कुछ हाईली मैकेनाइज है, अंडरग्राउंड है सर, ओपन कास्ट है। अपन को चूँकि माइनिंग इंजीनियर है सर, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट होना सर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और हम सर अगर डीवीसी में जाते हैं सर, तो एक ही माइंस है, ओपन कास्ट है सर, तो हमें उसमें इस चीज़ में भी सर दिक्कत आती। तो एक वो भी कारण था कि हम उतने स्किल्ड नहीं हो पाते एज एन इंजीनियर सर। आप एज एन वी आर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर, सो हमारे नीचे सर बहुत सबॉर्डिनेट हैं, तो हमें इतने स्किल तो होने चाहिए किसी भी इमरजेंसी पर्पस में या किसी भी समय, चूँकि वो सर हमारे डायरेक्ट नीचे काम कर रहे हैं, सो दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आवर टेक्निकल स्किल्स, आवर स्किल्स। तो हमें लगा कि हमारी जो स्किल्स है वो अदर प्लेसेस पर उतने बेहतर नहीं हो पाएंगे जितना सर कोल इंडिया में हो पाएगा, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है सर, यहाँ डाइवर्स, और यहाँ सर जो वर्किंग पोर्टफोलियो है सर वो भी डाइवर्स है सर। आप माइनिंग में हैं तो आप माइनिंग में काम कर सकते हैं, अदर डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ आप सर काम कर सकते हैं, तो यहाँ सीखने का सर स्कोप ज़्यादा था। माइनिंग वाले सेल्स में भी जा रहे हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल सर। सेल्स का है, क्यूसी है, ये सारे डिपार्टमेंट में भी जा रहे हैं, तो बेसिकली फील्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, ऑफिस वर्क भी आपको मिल सकता है, हेडक्वार्टर भी मिल सकता है, CMPDIL ऑप्शन में तो ही है। नो डाउट कैरियर ग्रोथ बाकियों के कंपेरिजन में मुझे भी जो दिखता है, बाकियों से भी जो मैंने बात करा एनटीपीसी, जिसके जो एनटीपीसी छोड़ करके कोल इंडिया आए हैं, सबका वही है, उनको दिखता है कोल इंडिया में कैरियर ग्रोथ ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, सैलरी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, E2 में ज्वाइनिंग देता है, 1 साल बाद E3 हो जाता है। ठीक है अंकित, अभी आप जैसा कि आपने बताया कि कोल इंडिया के अंदर में मार्च में ही आपने कोल इंडिया ज्वाइन कर लिया था, तो अभी आप कहाँ पोस्टेड है, कौन सा सब्सिडरी आपका है, माइंस कौन सा है जहाँ पे आप पोस्टेड है? सर हमारी जो पोस्टिंग हुई थी सर वो NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड में हुई थी, और सर जो हमें सब्सिडरी मिली थी, जो हमें सर प्रोजेक्ट मिला था वो था सर अमलोरी प्रोजेक्ट। तो अभी सर हम NCL के सर अमलोरी प्रोजेक्ट, जो कि ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है सर, उसमें भी हम पोस्टेड हैं। ओके, तो अभी आप वहीं जॉब कर रहे हैं कि कहीं और आपको अभी डेपुटेशन के लिए भेजा है? नहीं सर, हम सर डेपुटेशन पे सर ईस्टर्न कोलफील्ड में सर एक कजोरा एरिया है सर, उस कजोरा एरिया के अंदर सेंट्रल कजोरा माइंस में सर अंडरग्राउंड माइंस है, उसमें सर अभी हम एक्सपीरियंस के लिए आए सर, अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस के लिए। तो ये ECL में कब आपने अभी डेपुटेशन के लिए कब ज्वाइन किया वहाँ? यहाँ सर हम आए थे 3 सितंबर को सर। 3 सितंबर को, अच्छा, यहाँ भी 2 महीना 2.5 महीना हो गया। तो आप क्या आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पे NCL में, जो ओपन कास्ट में आपने कुछ टाइम जो काम करा, और अभी जो ECL में अंडरग्राउंड में है, तो क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट में? सर ओपन कास्ट और सर अंडरग्राउंड में तो सर ऐसे टेक्निकली तो सर बहुत, फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो सर बहुत अंतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे हम ओपन कास्ट में जब जाते हैं सर, तो वहाँ चूँकि जो सिम्स होते हैं हमें सर क्लियरली विजिबल होता है सर, तो हम वहाँ से OB हटाते हैं और कोल सिम को सर एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन या सर माइंस के अनुसार जैसा भी सर वहाँ इक्विपमेंट इक्विप्ड है सर। बट सर हम जब UG माइंस में आते हैं सर, तो यहाँ हमें स्टेबिलिटी देखना होता है कि अपन माइंस स्टेबल रहे, अपन को उसी हिसाब से सर पिलर डिजाइन करना होता है, उसी हिसाब से गैलरी डिजाइन करनी होती है। जो स्ट्रेस है सर, स्ट्रेस को देखते हुए चलना होता है कि स्ट्रेस मेंटेन रहे। तो टेक्निकली सर UG माइंस में काम करना मोर चैलेंजिंग है सर। यहाँ आपको सर एयर से कोपअप करना है, हीट से कोपअप करना है सर, एंड अदर नेचुरल फैक्टर, क्योंकि सर बहुत अननेचुरल तरीके से सर हम माइनिंग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को सर कॉपअप करना। एंड सर ओपन कास्ट में मेजर चलने होता है सर डस्ट सप्रेस करना है, आपको OB का स्लोप फेलियर है उसको रोकना है, OB को सर अच्छे से अपन स्टोर करना है, तो वहाँ सरफेस मेंटेन करना मोर चैलेंजिंग होता है सर, एंड UG में सर स्ट्रेस मेंटेन करना मोर चैलेंजिंग है। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी आप डेप्यूटेशन पीरियड में हैं, अभी आपको अंडरग्राउंड में भेजा गया है, ECL में भेजा गया है, ये डेप्यूटेशन पीरियड होता क्या है, क्यों बेसिकली ओपन कास्ट वाले को अंडरग्राउंड में ऐसे जॉब के लिए या डेप्यूटेशन के लिए भेजना पड़ता है? सर जैसे हमारी पोस्टिंग सर नॉर्दर्न कोलफील्ड में हुई है सर, और नॉर्दर्न कोलफील्ड के जो सारे माइंस हैं सर वो ओपन कास्ट माइंस हैं सर, वहाँ अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। तो सर आपको जो अनरिस्ट्रिक्टेड जो सर्टिफिकेट है सर, उसके लिए आपको सर अंडरग्राउंड माइंस में सर फॉर द सेकंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट सर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सर फॉर फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट सर आपको 2 इयर्स का सर एक्सपीरियंस
उसके अलावा सर गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें सर सेकंड क्लास में भी चाहिए, जो गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड का सर जो सर्टिफिकेट है। तो अब चूँकि सर एनसीएल में अंडरग्राउंड माइंस है नहीं, तो वो हमें सर किसी बाहर अदर सब्सिडरी के सर माइंस से भेजेंगे, तभी हमारे पास अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस आएगा। तो सर यहीं पे सर डेपुटेशन, हमें सर डेपुटेशन पे अदर सब्सिडी में भेजा जाता है, और सर हम काम यहाँ ईसीएल के लिए करते हैं, बट जो हमें सर जितने पैक्स पे एंड अलाउंसेस हैं वो हमें एनसीएल से प्राप्त होते हैं। तो हम सर यहाँ वही अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सो दैट कि सर जब हम 2 साल के बाद लौटे सेकंड क्लास सर्टिफिकेट लेके या फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट लेके, तो हमें सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक रोल दिया जा सकेगा सर, क्योंकि हमारे पास मैनेजर का सर्टिफिकेट होगा, जो माइंस मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है सर। सो इसलिए ये सभी माइनिंग इंजीनियरों के लिए सर बहुत आवश्यक सर्टिफिकेट्स हैं, उनके पास ये होना ही चाहिए। ओके, तो बेसिकली आपका डेपुटेशन पीरियड 2 साल का है। इसको कोई ऐसा भी कंडीशंस होता है आपके ने किसी से सुना हो या जाना हो कि 2 साल से ज़्यादा बढ़ा दिया, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए भी रख दिया, ऐसा भी हो सकता है क्या? सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर, ऐसा होता जनरली सर 2 साल के लिए ही होता है, क्योंकि 2 साल में सर आप एलिजिबल हो जाते हैं फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए। तो 2 साल के बाद सर आपको सब्सिडरी आपको वापस बुला लेगी, क्योंकि हम सर एज ए होल देखें सर तो हम लोग कोल इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, बट सर जो कोल इंडिया की सारी सब्सिडरी है, सारे के प्रॉफिट्स एंड लॉस सर अलग अलग हैं। तो एनसीएल सर हमें पे कर रही है सर, एनसीएल हमें सारे पैसे जो हमें पैक्स अलाउंसेस दे रही हैं, तो वो चाहेंगे कि सर हम एनसीएल के लिए काम करें। तो जो सर मैंडेटरी टाइम है सर, जो मिनिमम टाइम है 2 साल का सर, उसके बाद वो सर वापस बुला लेती है कि जैसे ही आप एलिजिबल हो गए फर्स्ट क्लास के लिए, आप सर वहाँ जाके सर एग्जाम दे सकते हैं। तो उसके बाद सर आपको जाना हो, अगर सब्सिडरी चाहे सर तो आपको रोक सकती है, बट ऐसा वो करती नहीं है। तो जो अभी आप करंटली जो ईसीएल में जो काम कर रहे हैं, तो जो अंडरग्राउंड माइंस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपके साथ और भी कोई एमटी है कि बाकी लोग, जो कितने एमटीज है जो आपके साथ और काम कर रहे हैं आपके बैच वाले? सर हम सर अभी सर जब हम एनसीएल में सर हम लोरी प्रोजेक्ट ज्वाइन किए थे, तो वहाँ सर हमारे साथ 5 एमटी थे सर, इंक्लूडिंग मी। ओके। बट सर अभी यहाँ डेपुटेशन पे सर मैं जिस माइंस में आया हूँ, सेंट्रल कजोरा माइंस सर, यहाँ अकेला एग्जीक्यूटिव है सर, मैंने एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। एग्जीक्यूटिव्स हैं बट सर वो ईसीएल के हैं, सो एमटी में सर मैं अकेला ही हूँ यहाँ। अच्छा, तो बाकी जितने भी हैं फिर तो आपसे डबल एज ट्रिपल एज ऐसे वाले होंगे फिर, मतलब बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस उनका काफ़ी ज़्यादा होगा। कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ जॉब का आपका? सर यहाँ सेंट्रल कचौरा में सर जो हमारे जो सेफ्टी ऑफिसर हैं सर, वो हमारे ही कॉलेज के हैं, तो एक काइंड ऑफ सपोर्ट सर हमें मिल जाता है अच्छा। यहाँ। और अदर भी हैं सर, वो उतने सर ओल्ड एज नहीं है, हमारे से थोड़ी सीनियर है वो, तो यहाँ सर अच्छा माहौल है। बट सर अदर माइंस है सर, जहाँ हमारे दोस्त पोस्टेड हैं, या अमलोरी में सर जब हम पोस्टेड थे तो वहाँ सर सीनियर्स भी थे जो थे, तो उनके पास सर मतलब वो सर टेक्निकली वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो नो डाउट उनके पास सर फील्ड का नॉलेज सर हमसे काफ़ी अधिक होता है, तो हम सर उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी हैं सर जो हमसे बड़े हैं, जिनको ज़्यादा सर फील्ड एक्सपीरियंस है, तो उनसे हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो सर अच्छा लगता है सर ऐसे उनसे सीखना। तो बेसिकली कॉलेज टाइम पे जब हम होते थे तो हमारा बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ मेरे बैच में तो खासकर, लेकिन कॉलेज टाइम में होता था कि एक रैगिंग करते थे, रैगिंग लेते थे सीनियर लोग। रैगिंग लेने का एक बेसिक पर्पज़ रहता था कि भाई तुमको थोड़ा खुले हो, तुम मेंटली खुलो या फिजिकली खुलो, या तुम्हारे बेसिकली आपके बेहतरी के लिए कि आप ठीक ठाक हो जाए, लोगों से सही सलामत बर्ताव करने लग जाए या बात करने लग जाए। ज़बरदस्ती का आपके एक रैगिंग का जो एक कॉलेज टाइम में होता था, वो क्या रैगिंग का माहौल कोल इंडिया के अंदर में भी है, माइंस के अंदर में भी है कि आपको किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती ताने मारा जाता हो या कोई अनरियलिस्टिक टास्क दे दिया जाता हो जैसा कॉलेज टाइम में मिलता था? तो रैगिंग का कुछ माहौल है क्या वहाँ? सर अभी तो सर कोल इंडिया में सर हमें कुछ ऐसा सर एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। हमें तो सर सपोर्टिव सीनियर्स मिले हैं हर सारे जगह सर, जो सर हमें सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनका सर एम होता है कि वो हमें सर विद इन लिमिटेड टाइम सर वो हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें वो फील्ड एक्सपीरियंस दे पाए, हमें सिखा पाएँ। तो ऐसा ही है सर, रैगिंग टाइप ऑफ चीज़ तो सर हमने तो फेस नहीं करा सर। ओके ओके, मतलब सारे सपोर्टिव ही है, जो सिखाने के लिए कोई ना कैसे आपको, जैसा आप बता रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर आपके सीनियर ही हैं जो आपके कॉलेज से पास आउट है, तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको मेंटली या फिजिकली या जो भी है आपको तैयार करें फ्यूचर के लिए। क्योंकि जिस एज में आप पहुँचे हैं, जिस स्टेज में आप पहुँचे हैं, नो डाउट आप एक बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे होंगे। अगर कोल इंडिया में ही रहें, फिर अगर आप यूपीएससी वगैरह या दूसरा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, देन तो फिर बीच में ही आपको छोड़ना पड़ जाएगा। बट अगर आप कोल इंडिया में ही रहते हैं
तो आपका एक बड़ा रहेगा कि आगे चल के आप जीएम बनेंगे, डीटी बनेंगे, या हो सकता है कि अच्छा किस्मत रहा तो सीएमडी भी बनेंगे। तो उन सारी स्टेज के लिए जो शुरुआत होता है या पहला कदम होता है वो यहीं से होता है एज ए एमटी, कि जितना ज़्यादा लर्निंग्स हम अभी गेन कर पाएँ। क्योंकि ये चीज़ जब आप 2-3 साल 4 साल बिता चुके रहेंगे, उस टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो ज़्यादा हमको शर्मिंदा होना पड़ता है। अभी इस स्टेज में तो आप कुछ नहीं, आप बच्चे ही हैं समझ के चलो कि अभी आपको नहीं पता। कोल इंडिया में अगर हम दिए 2 महीना 3 महीना या साल भर भी हमको हुआ है तो हमको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज़ 5-7 साल बाद बीत जाने के बाद कोई चीज़ नहीं पता तो जो शर्मिंदगी उस टाइम पे फेस करना पड़ता है, उसके लिए सीनियर्स हमको कई बार ऐसा रहता है कि ज़बरदस्ती ताने मारेंगे, बोले क्या ही पढ़ के आया है, क्या ही करके आया है, या आपको सिखाने के लिए कई बार होता है। वो माहौल हर माइंड्स में होता है, उस चीज़ को आप पॉजिटिवली ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी कुछ है जो आपसे जानने सीखने मिला अंकित, जो हमारे व्यूअर्स को जानने सीखने मिला। आपके जर्नी नो डाउट इंस्पिरेशन हमारे व्यूअर्स को, या गेट 2025 एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपके जर्नी से मिला होगा। एक लास्ट जो आपसे मैं जानना चाहूँगा अंकित, जो अभी गेट 2025 एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हों, आईआईटी के हों, एनआईटी के हों, या किसी प्राइवेट कॉलेज के हों, चाहे वो कोविड काल वाले हों या रेगुलर बच्चे हों जिन्होंने 4 साल पूरे कॉलेज जा करके पढ़ाई करा, उनके लिए ये जो लास्ट का 2.5 महीना गेट एग्ज़ाम के लिए बाकी है, क्या आप फाइनल टिप उनको देना चाहेंगे? किन चीज़ों का वो ध्यान रखें इन लास्ट के टाइम पे, किन चीज़ों को वो अवॉइड करें? बिल्कुल सर, सबसे पहले सर उनको प्रीवियस 2-3 साल के सर क्वेश्चन देखने चाहिए, सो दैट उनको एक आइडिया हो कि गेट का डेप्थ कितना है। डेप्थ का सर अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है सर इस एग्ज़ाम में, क्योंकि पढ़ने को सर अब सिर्फ रॉक मैकेनिक्स में जाएंगे तो नंबर ऑफ बुक्स हैं तो आप वहीं उलझ के रह जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा सेगमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, मोर सर्कल से आ रहा है, कितना डेप्थ पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आप 2 to 3 ईयर्स का पेपर देखें, उससे आपको डेप्थ अंदाजा लगेगा। और सर 5-6 चैप्टर्स हैं सर जहाँ से क्वेश्चन मास लेवल पे आते हैं, कुछ जगह से क्वेश्चन सर 5-6 नंबर के आते हैं सर, बड़े सिंपल आते हैं। तो आप इन 5-6 चैप्टर को सर टारगेट करेंगे तो आप 50 नंबर के सर आसपास सब पहुँच जाएंगे। और हमें लगता है सर एक बार आप 50 मार्क्स के सर आसपास पहुँच गया, मीन्स यू आर इन कोल इंडिया। तो मेरा तो सर यही रहेगा कि उन गिने चुने चैप्टर जैसे सर रॉक मैकेनिक्स हो गए सर, माइन वेंटिलेशन हो गया सर, माइन सर्वे हो गया सर, और सर इजी चैप्टर में कहें सर तो आप जो माइन सिस्टम इंजीनियरिंग है सर, माइन इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है सर, तो ये सारे जो सेगमेंट है सर काफ़ी इजी सेगमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला चैप्टर है सर, वो जो माइनिंग मेथड्स हैं, वो सर माइनिंग मेथड आपको प्लेसमेंट भी दे देगा, वो माइनिंग मेथड सर आपको गेट में नंबर भी दे देगा, और वो सर आपको माइनिंग का सारा नॉलेज दे देगा। तो माइनिंग मेथड को सर बिल्कुल ना छोड़ें, और इतना आप कर लें, और उसके बाद आप कम से कम 20 से 25 सर आप टेस्ट लगाएं। इतना सर अगर आप 2-2.5 महीने में कर लिए, और सर किया जा सकता है सर, तो आपका रैंक सर फॉर श्योर आप 100 के अंदर रहेंगे अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो। ओके, तो काफ़ी वैल्यूबल पॉइंट्स है आपके, जो आपका बेसिकली बोलना है कि अगर ठीक है लास्ट के 2.5 महीना बाकी है, अगर आपने अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करना है, पूरा नहीं तो सेलेक्टिव चले जाइए, सेलेक्टिव भी जाकर के आप एक ठीक ठाक रैंक ला सकते हैं। आपने तो अंडर 100 जाने का रास्ता बता दिया, मेरा तो रहेगा भाई ठीक है लास्ट के 2.5 महीने में अंडर 100 ना सही, अंडर 200 ना सही, कोल इंडिया में भी यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब भी आपके लिए एकदम वर्थफुल है। और पहले मैंने बीच में बताया कि यदि आप जस्ट जितना मिनिमम मार्क्स चाहिए उतना ला करके कोल इंडिया में जाते हैं, या फिर AIR 1 ला करके कोल इंडिया में जाते हैं, दोनों का प्रेफरेंस कोल इंडिया ही है। सैलरी मिलना दोनों को सेम ही है, पोस्ट मिलना दोनों को सेम ही है। तो बेसिकली इन लास्ट के 2.5 महीना 2 महीना अगर कोई डीमोटिवेट हो रहा होगा, कितने कम टाइम में क्या ही करूंगा, अभी गेट 2025 एग्जाम को छोड़ देता हूँ, 26 के लिए तैयारी करूंगा, इतने कम समय में अच्छा मार्क्स लाने लायक मेरा नॉलेज नहीं है, या मैंने पढ़ा नहीं उतने अच्छे से, कॉन्फिडेंस जहाँ जिस भी कारण से आपको नहीं आ रहा है, तो आपने अंकित को सुनना चाहिए। पिछला जो वीडियो था जिसमें राजेश ने जो टिप्स दिया उनको सुनना चाहिए, उनको सुन करके अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। और अंकित का ओवरऑल जो बोलने का मतलब है कि आप पूरा नहीं सेलेक्टिव पढ़ लीजिए, पूरा मार्क्स नहीं तो 50-55 नंबर भी आप टारगेट करके चलते हैं, उतना पढ़ करके भी एक ठीक ठाक रैंक कोल इंडिया के अंदर में जाने का रास्ता तो कम से कम आपका खुल ही जाएगा। थैंक यू सो मच अंकित, अपना टाइम देने के लिए, अपने वैल्यूबल फीडबैक देने के लिए, अपना जर्नी हमारे व्यूवर्स के बीच शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच अपना वैल्यूबल टाइम, अपने वैल्यूबल टिप्स शेयर करने के लिए।